गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर सीरीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला न्यूज़ बिहार के परिप्रेक्ष्य में है कि मिथिलांचल की परंपरा को बचाने में जुटी सखी बहिनप्पा। तो सही बहिनप्पा नाम का जो एक स्वयंसेवी संगठन है जो मिथिलांचल क्षेत्र की रीति रिवाजों को बचाने के लिए बनाया गया है इस क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा। तो ये एक न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसका उपयोग इंटरव्यू में कर सकते हैं अगर आपसे इस क्षेत्र की कला संस्कृति को बचाने के लिए या उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं या कोई प्रयास के बारे में आपको अगर उत्तर करना हो मेंस में या ऐसे में भी आपको अगर इसका जिक्र करना हो तो आप ये एक पॉइंट दे सकते हैं। ये नाम याद रखिएगा, सखी बहिनप्पा, ठीक है। और ये हाल ही में मिथिलांचल की जो परंपरा है, जैसे उसका गीत है, उसके बाद विवाह महोत्सव है, इन सब चीज़ों को बचाने की एक कोशिश है। दहेज मुक्त शादी की परंपरा को बचाने की कोशिश है, ठीक है। तो बस ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। नाम है सखी बहिनप्पा, सखी बहिनप्पा। अगली न्यूज़ को देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बिहार वन पोर्टल। तो न्यूज़ ऐसा है कि अब एक ही पोर्टल जिसका नाम है बिहार वन, उस पर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, पोर्टल का नाम बिहार वन, ठीक है। ये एक इस प्रकार का पोर्टल डेवलप किया जा रहा है कि बिहार में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन सबको एक ही पोर्टल पे जो है समायोजित कर दिया जाएगा ताकि जो हमारे यूजर्स हैं, बिहार के जो नागरिक हैं, उनको आसानी हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्टल है। ये प्रीलिम्स में तो पूछने की बेहद संभावना है और आप इस अभी जो 69th बीपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है तो उसमें भी इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो हो सकता है आपको ये काम आ जाए। याद रखिएगा, पोर्टल का नाम बिहार वन। उसके बाद एक द हिंदू में एक छपा है लेख, ये मोदी अब पीस मेकर इन यूक्रेन। तो आप जानते होंगे कि अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर हैं, तो उससे संबंधित ये एक आर्टिकल है, काफ़ी बेहतर आर्टिकल है। तो इसे देखेंगे। पिछली क्लास में भी हमने इस प्रकार का एक आर्टिकल प्रधानमंत्री की जो यूक्रेन यात्रा है या बेलारूस यात्रा है इससे जोड़ के हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी है की अपॉर्चुनिटी। तो ये भी जो है प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा से संबंधित ही है, इसे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अन्य जो इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़ है उसका अगर जिक्र करते हुए देखें तो ये है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि बोत्सवाना की खदान से मिला है 2492 कैरेट का हीरा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये अब तक का जो सबसे बड़ा हीरा है, अगर उसकी रैंकिंग की जाए तो ये दूसरे नंबर पे आ सकता है, ठीक है। अगर आपसे विश्व का सबसे बड़ा हीरा पूछा जाए तो उसका नाम है कलीनन, ठीक है। याद रखिएगा, कलीनन है उसका नाम, यहाँ पे नाम का जिक्र किया गया है। तो कलीनन जो था, जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा है, वो 1905 में दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया के पास मिला था, ठीक है। उसका नाम कलीनन रखा गया। उसके बाद हाल ही में बोत्सवाना में फिर से मिला है, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है, इसका याद रखिएगा। उसके बाद भारत और पोलैंड के रिश्तों पर, यानी प्रधानमंत्री जो भी पोलैंड की यात्रा पर गए हैं उससे संबंधित एक आर्टिकल छपा है। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जो हैं ये उनकी मतलब पोलैंड यात्रा जो है ये मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, पोलैंड इसलिए भी भारत के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये मध्य यूरोप का भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार देश है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पोलैंड जो है वो आगामी वर्ष में, जो आने वाला वर्ष है, उसमें यूरोपीय संघ की अध्यक्षता भी करने वाला है। तो भारत और यूरोपीय संघ की जो संबंध हैं उसके लिए भी प्रधानमंत्री की जो ये पोलैंड यात्रा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि आमतौर पर किसी भी देश के जो अध्यक्ष होते हैं जब वो दूसरे देश जाते हैं तो वो आमतौर पर एक हवाई मार्ग का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जो है वो पोलैंड से फिर यूक्रेन जाने वाले हैं, तो
पोलैंड से यूक्रेन जाने के लिए वो जो है एक ट्रेन का प्रयोग करने वाले हैं, और उस ट्रेन का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसका नाम है रेल फोर्स 1। याद रखिएगा, ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1। चूँकि यूक्रेन जो है वो एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, आप सभी जानते होंगे कि इन 2.5 वर्षों से यूक्रेन और रसिया के मध्य जो है युद्ध चल रहा है। इस वजह से यूक्रेन का जो वायु क्षेत्र है वो अभी फ़िलहाल बंद है। तो इसीलिए किसी भी देश के प्रमुख को अगर जब यूक्रेन जाना होता है इन दिनों, तो वो ट्रेन मार्ग का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये ट्रेन का नाम ज़रूर याद रखिए, रेल फोर्स 1। आगे चलते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक और न्यूज़ आ गई है। इस बार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारत का पहले क्रम का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अभी प्रदान कर रही हैं। ठीक है, ये इसी सप्ताह का न्यूज़ है। और ये याद रखिएगा कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पूर्व निदेशक प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभ, ठीक है, नाम फिर से सुन लीजिए, गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से नवाजा गया है। ठीक है, तो इनका नाम जरूर याद रखिए, नाम है गोविंद राजन पद्मनाभन। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा जो है 2 और पुरस्कार का वितरण किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो वो है विज्ञान श्री पुरस्कार, और दूसरा पुरस्कार है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो याद रखिएगा, गौर करने की बात है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में, ठीक है, विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा 13 लोगों को विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया है, और 18 अन्य लोगों को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। अब अगर आप मुझसे पूछें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, तो इसमें जो बेंगलुरु के जो पूर्व निदेशक हैं प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन, जिन्हें सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न दिया गया है, उनका नाम जरूर याद रखें। ये एक आर्टिकल छपा है, और इसके छपने का मुख्य कारण है कि 23 अगस्त जो है वो भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भारत मनाता है। ठीक है, तो हाल ही में अभी ये गया है, और ये भारत का पहला अंतरिक्ष दिवस भी था। तो इस वजह से जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये याद रखिएगा। इस आर्टिकल में भारत की अंतरिक्ष संबंधी जो वर्तमान में कुछ मिशन रहे हैं, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, सूर्ययान, ठीक है, इन सब को लेकर जो है गगनयान, इन सब को लेकर समायोजित करके एक बेहतरीन एक लेख छपा था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो मंकी पॉक्स से संबंधित है। तो जैसा आप लोग अगर हाल में न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि वर्तमान कुछ समय में मंकी पॉक्स जो है वो एक वैश्विक महामारी की तरह फैल रहा है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इससे पहले है ना अन्य कई और भी बीमारियां हैं जिसे वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है, जिसमें कोविड-19 है, इबोला वायरस है, जीका वायरस है, पोलियो है। ठीक है, तो इसी क्रम में मंकी पॉक्स भी जो है उसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के तहत जो है आपदा के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो शुरुआती समय में जो है ये मंकी के अंदर एक चिकन पॉक्स के जैसा है एक लक्षण होता है। ठीक है, वो मुख्य रूप से बंदरों में पाया जाता था, लेकिन पहली बार जो है ये 2003 में, सॉरी उससे पहले भी 1958 में ही जो है इसका पता लगाया गया था। फिर बहुत दिनों के बाद ये अमेरिका में, फिर कहीं यूरोप में इसको देखा गया फैलते हुए, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में जो है इसका संक्रमण तेज़ी से फैला है। ठीक है, तो इसके लिए जो है विश्व काफ़ी चिंताजनक मोड़ में है। आप जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही विश्व जो है वो कोविड महामारी जैसी दास्तां को झेल चुका है। इसलिए इस प्रकार की कोई भी जो महामारी दस्तक देती है उससे जो स्वास्थ्य विभाग है, WTO है, वो सचेत रहता है। तो इस लेख में जो है इसको लेकर ही काफ़ी गंभीरता से बातें की गई हैं, अन्य पहलुओं पर भी बात की गई है, और यह भी बताया गया कि भारत मंकी पॉक्स से किस प्रकार से लड़ने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
अगला जो एक न्यूज़ है वो गाँवों को संवार रहा है उन्नत भारत अभियान। तो आप जानते होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत भारत अभियान का महत्वपूर्ण योगदान है। ये शिक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो कि इस कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे 2014 में चलाया गया था, तो उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो एक शिक्षा क्षेत्र में क्या उसका प्रभाव पड़ा है, इसको लेकर एक मूल्यांकन के रूप में एक लेख लिखा गया है। और ये लेख भी जो है वीरेंद्र कुमार विजय के द्वारा लिखा गया है, ये इसके निदेशक हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि ये उन्नत भारत अभियान जो है ये क्या है, अगर ये पूछा जाए तो आप याद रखिएगा उन्नत भारत अभियान शिक्षा से संबंधित एक कार्यक्रम है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2+2 वार्ता के बारे में एक न्यूज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में भारत और जापान के मध्य 2+2 वार्ता संपन्न हुई है। ठीक है, इसको लेकर एक लेख छपा है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें प्रीलिम्स से संबंधित, तो भारत जो है जापान के अलावा अन्य देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ भी 2+2 वार्ता करता है। 2+2 दरअसल क्या है कि ये मंत्री स्तरीय वार्ता होती है। इसमें भारत के एवं जो संबंधित देश हैं उनके विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री दोनों की सम्मेलन में उनकी मीटिंग होती है। ठीक है, तो हाल के दिनों में जो है ये भारत और जापान के बीच हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आप जानते हैं कि भारत और जापान जो है क्वाड जैसे संगठन में भी मंच साझा करता है। ठीक है, और दोनों के परस्पर हित भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर चीन को प्रतिसंतुलित करने की बात है तो चीन से भारत का भी सीमा विवाद है, और जापान जो है उसका भी कुछ समस्याएं रहती हैं दक्षिण चीन सागर को लेकर। तो इससे जो है दोनों की परस्पर हितें सम्मिलित हैं, तो इस कारण। और वैसे भी ऐतिहासिक तौर पर भी भारत और जापान जो है वो काफ़ी मतलब वो संबंधित रहा है। ठीक है, चाहे वो बौद्धिज़्म हो, कल्चरल डिप्लोमेसी में भी दोनों देश जो है काफ़ी निकट रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जापान जो है वो भारत को चीनी सप्लाई चेन के विकल्प के तौर पर भी देख रहा है। इसके अलावा भारत का जो इतना बड़ा मार्केट है, इसकी जो जनसंख्या है वो एक बोनस है, तो जापान भी भारत को एक मार्केट के तौर पर देख रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल आपको मेंस के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये जो है बीपीएससी में 67 68 में पूछा भी जा चुका है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं प्रश्न लिखा भी गया है। 2+2 वार्ता क्या है? ऐसी वार्ता भारत कितने देशों के साथ करता है, इसके परिणाम की चर्चा करें। तो इस लेख से इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दिया जा सकता है। अगला जो एक लेख है वो फिर से भारत और यूक्रेन के संबंध में छपा है। प्रधानमंत्री की जो यूक्रेन यात्रा हुई है उसको लेकर है। तो हम लोग इस पर पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हाल में जो पोलैंड और यूक्रेन गए हैं, तो प्रतिदिन इस प्रकार की लेख छपती रहती है। अगला जो न्यूज़ है वो राष्ट्रपति के सौजन्य से है कि राष्ट्रपति जो है वो अभी हाल ही में जगदीश चंद्र बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जो वो होता है फेयरवेल, ठीक है, तो दीक्षांत समारोह, सॉरी, उसमें जो एक कार्यक्रम हो रहा था उसमें वो गई थी। तो इसको लेकर जो है एक न्यूज़ छपा था। इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि जगदीश चंद्र बोस जो हैं वो एक वैज्ञानिक हैं, भारत के हैं, और उनके द्वारा जो है एक बेहतरीन खोज किया गया था, उसका जिक्र किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो क्या है, जगदीश चंद्र बोस जो हैं संभवतः विश्व के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित किया कि पेड़ पौधे भी या पेड़ पौधों में भी संवेदनाएं होती हैं। ये बहुत बेहतरीन खोज था। उसके बाद उन्होंने रेडियो साइंस के क्षेत्र में अध्ययन और महत्वपूर्ण योगदान भी किए हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और इन सब के अलावा राष्ट्रपति ने जो दुनिया अभी चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में है इस पर भी जोर दिया था, और इन सब को जोड़ते हुए उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, इसको लेकर राष्ट्रपति काफ़ी चिंतित दिखाई देती हैं। अपने भाषण में इस प्रकार की चीज़ों का वो को संबोधित करती हैं। अगला फिर से न्यूज़ है वो पीएम मोदी के पोलैंड और यूक्रेन यात्रा को लेकर है। ठीक है, ये डॉक्टर अनिल त्रिगुनायक की जो लेख है उससे संबंधित है, और ये पूर्व राजदूत रह चुके हैं। तो इसके कुछ चुनिंदा पक्षों को देख लेते हैं कि जो पोलैंड है या यूक्रेन है ये एक पूर्वी यूरोपीय देश है, और पोलैंड के बारे में हम अभी बात कर चुके थे कि ये आगामी वर्ष में
जो यूरोपीय संघ है उसकी अध्यक्षता करने वाला है। उसके बाद एक न्यूज़ ये है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री जो पोलैंड गए हैं तो वो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 4 दशकों के बाद पहली कोई यात्रा है जो पोलैंड गए हैं। यानी अगर आम भाषा में कहा जाए तो भारत का कोई प्रधानमंत्री जो है वो 45 वर्षों के बाद पोलैंड जा रहा है। तो ये भी याद रखें कि 45 वर्ष भी जो है काफ़ी बड़ा समय होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है ध्यान दिया जा सकता है। उसके बाद अगर यूक्रेन की बात करें तो 1991 से जब से यूएसएसआर का विघटन हुआ है उसके बाद से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, तो ये 45 वर्ष पोलैंड के साथ याद रखें और यूक्रेन का 1991 के बाद पहले किसी प्रधानमंत्री का वहाँ यात्रा हो रहा है, भारतीय प्रधानमंत्री का कोई यात्रा हो रहा है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद ये फिर से जो एक न्यूज़ है ये इंडियन स्पेस डे यानी भारतीय अंतरिक्ष दिवस से संबंधित है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये द हिंदू में छपा था। फिर ये आप न्यूज़ देख सकते हैं इंग्लिश में जो है ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है और ये जो है प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये जो है ऐसे से संबंधित एक थॉट है महात्मा बुद्ध का। ठीक है, वो पढ़ सकते हैं कि वर्तमान में हम जो कुछ हैं अपने विचारों के ही कारण हैं और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे वह भी इन्हीं के कारण बनेंगे। तो ये एक महात्मा बुद्ध का कोटेशन है, आप इसे ऐसे में या अन्य कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोटेशन को छोड़ भी दें तो ये लाइन जो है अपने आप में भी इसे अपनी ज़िंदगी में उतारने पर भी काफ़ी बेहतर परिणाम मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, विचार ही जीवन का आधार है। ये बीपीएससी में ऐसे में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इस प्रकार के जो टॉपिक में है वो यहाँ जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो कोटेशन दिया गया उनकी जो बात कही गई है इसका आप प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, फिर अगला देखते हैं अनमोल वचन, ये भी महावीर स्वामी का है। दूसरों को दंड देना सहज है किंतु उन्हें क्षमा करना और उनकी भूल सुधारना अत्यधिक कठिन कार्य है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को भी अगर आप कहीं नोट करते हैं तो इसे लिखते जाएं ताकि बाद में जो है आपके पास एक संकलन हो जिसे आप ऐसे में या कहीं प्रयोग कर सकें। उसके बाद देखिए एक न्यूज़ बिहार के परिप्रेक्ष्य में है कि अभी जो है एक सेमिनार हुआ था जिसमें पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, यानी ये बिहार के पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, वो एक सेमिनार में गए थे और उन्होंने बिहार में शहरीकरण और हरियाली को लेकर जो है कुछ बातें कही, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये न्यूज़पेपर में छपा है। इसमें से एक चीज़ आप ये याद रखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है राज्य में शहरीकरण की दर 11.3% थी तथा 2022 में जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े आए थे उसके अनुसार बिहार में जो शहरीकरण का दर है या शहरीकरण जो है वो 16.2% हो गया है। तो ये बात याद रखें आप लोग। उसके बाद जहाँ तक हरियाली की बात है तो जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आता है जो पिछली बार 2021 में आई थी तो उसके आंकड़ों को भी उन्होंने दोहराया है, यानी जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम कुमार उन्होंने उनके आंकड़ों को दोहराया है। साथ ही साथ हरियाली को लेकर अपनी जो प्राथमिकता है बिहार सरकार की, जल जीवन हरियाली योजना हो गई या इस प्रकार के अन्य जो योजना हैं इन सब पे इन्होंने जोर दिया है। फिर एक न्यूज़ ये है कि फेमिना मिस इंडिया बिहार का खिताब है ना, ये अभी बिहार की जो है मधुबनी ज़िले की अदिति झा ने जीता है। तो ये याद रखें, नाम याद रखें, अदिति झा है और इन्होंने पुरस्कार जीता है जिसका नाम है फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024। नाम याद रखें, अदिति झा। अगला है 10 लक्षण महापर्व के साथ शुरू होंगे जैनियों के पर्व। देखिए हम जानते हैं कि भारत जो है वो त्योहारों का देश है और इसमें अन्य जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदुइज़्म ले लें, मुस्लिम ले लें, इस्लाम लें, बौद्धिज़्म लें, जैनिज़्म लें, सिख लें, ठीक है, पारसी समुदाय लें, तो भारत में इन सभी धर्मों से जुड़े हुए अनेक त्यौहार हैं। उसमें से जैन धर्म का जो है एक बेहतरीन जो है पर्व, उसका त्यौहार शुरू हो रहा है और ये 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। ठीक है, इसमें से हर दिन अलग अलग, ये 10 दिन जो है अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और सबका अलग अलग थीम होता है। उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो 18 दिसंबर को क्षमावानी मनाया जाता है। जहाँ तक क्षमावानी की बात है तो क्षमावानी जो है उस दिन क्या होता है, जैन धर्म के लोग उस दिन जो है अपनी गलतियों के लिए
किसी से क्षमा मांगते हैं और उसके बदले में जिससे वो क्षमा मांगेंगे उन्हें उस बात के लिए क्षमा करना भी होता है। तो ये क्षमा वाणी जैसा त्यौहार जो है ये भी हमारी भारतीय संस्कृति में रहा है, इसे याद रखें। ठीक है, वर्तमान दौर में जो है फरवरी के महीने में हम लोग वैलेंटाइंस वीक मनाते हैं और ये काफ़ी प्रचलित भी हुआ है। ये यूरोपीय पद्धति जो वेस्टर्न कल्चर है वो धीरे धीरे भारत में आया है। तो ठीक है, परस्पर जो कल्चर है उसका समावेश एक जगह से दूसरी जगह फैलाव होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इस प्रकार की जो भारतीय संस्कृति की अपनी कुछ पहचान है, इस प्रकार की जो बेहतरीन त्यौहार हैं, 10 लक्षण पर्व हैं, ठीक है, तो ये सब भी पता होना चाहिए। तो क्षमा वाणी का त्यौहार अगर आप इससे पहले नहीं पता था तो इसे आप ध्यान रखें। फिर बिहार वन पोर्टल के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, शुरुआत में हम लोग यहीं से शुरू किए थे। तो इस प्रकार गौर कर सकते हैं कि 23 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज़ थे जो न्यूज़पेपर में थे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी थे, प्रीलिम्स के लिए हो चाहे अभी जो कुछ समय में 69 का इंटरव्यू हो सकता है उसके लिए है, तो आप इसे देख सकते हैं। एक बार या 2 बार इस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको ठीक लगता है तो करें। और इन सब से बढ़कर अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कमेंट में आप मेरे लिए कुछ सुझाव ज़रूर दें कि मैं किस तरीके से जो अभी ये एक नया प्रयास कर रहा हूँ न्यूज़पेपर को लेकर, तो इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। इसके लिए आप अपना कीमती बहुमूल्य जो है सुझाव मेरे लिए दें, चाहे आप लाइक या सब्सक्राइब ना भी करें, लेकिन कमेंट करके मेरे लिए कुछ सुझाव ज़रूर दें जिससे कि मैं बेहतर करने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।